बात है एक गांव की जहां पर रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। रामू के घर में उसका पिता और बेटी थी। बेटी का नाम चुटकी था। रामू जैसा जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा मुश्किल से चला करता था। गांव से थोड़ी दूर पर एक जंगल था जहां से सभी लकड़हारे लकड़ियां काट कर बेचते थे। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। लकड़ियों की कमी होती जा रही थी। रामू अपने घर आया, अपनी पत्नी सीमा से कहता है, तुम्हें पता है, आज भी मुझे बहुत कम लकड़ियां मिली थीं। जंगल में बारिश की वजह से सभी पेड़ गीले हो गए थे, इसीलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं, यह आटा और कुछ सब्जियां हैं। बस अब तुम सब्जी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं। दिन के समय में ज्यादा बारिश होने लगती है, इसलिए जो जंगल में थोड़ी सूखी लकड़ियां मिलेगी मैं उन्हें जल्द ले आऊंगा, वरना बाकी लकड़हारे उन्हें ले जाएंगे। रामू की बात उसके पिता सुन रहे थे और वह रामू से बोलते हैं, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रह, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। भगवान सबके लिए हैं, वह सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अच्छी बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। अगले दिन रामू लकड़ियां तोड़ने के लिए जल्दी से जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर देखता है कि बाकी लकड़हारे भी लकड़ी तोड़ रहे थे। तभी उसके पास एक लकड़हारा आता है और बोलता है, भाई राम, कितना भी जल्दी आ जाओ, जंगल में सभी लकड़ियां गीली हैं। सूखी लकड़ियां कहां से मिलेंगी? मुझे तो लग रहा है किसी और इलाके में जाकर हमें लकड़ियां ढूंढनी होगी। हाँ भाई सुरेश, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आसपास के इलाकों में बस एक यही जंगल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह काम छोड़कर कोई दूसरा काम ही ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उसको जो भी लकड़ियां मिली उनको बेचकर जो पैसे मिले उनसे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी रामू की बेटी आ जाती है। अच्छा, खाना खाए हुए कितने दिन बीत गए? रोती हुई बोली। रामू की पत्नी ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। उसके बाद रामू अपने पिता के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, पिताजी, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूं। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सब अच्छा ही होगा। तेरी मेहनत मुझे हौसला देती है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, रामू जब घर आया तो उसकी पत्नी सीमा ने उसे बताया कि पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना होगा। रामू यह सुनकर बहुत परेशान हो गया और बोला, सीमा, में 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूं। पिताजी का इलाज कैसे कराऊंगा? जी, आप इतनी चिंता मत करो, पिताजी का इलाज कराना बहुत जरूरी है। मैं अपनी पड़ोस वाली सहेली से कुछ पैसे मांग कर लाई हूं। आप ये पैसे ले लीजिए और पिताजी का इलाज शुरू कराइए। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। बिक्स, बड़े बूढ़ों का सिर पर साया होना बहुत जरूरी है। वह पैसे ले लेता है और अपने पिता का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर रामू घर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह लो दवाइयां और समय पर खाना। बेटा, तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि सीमा पड़ोस से उधार मांग कर पैसे लाई है। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। यानी कि क्या बात है पिताजी, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो। आपके जीवन से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब चलो,
ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि यह दवाइयां खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। रामू के पिता रामू के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं और दवाई खा लेते हैं। फिर रामू के पिताजी जी सो जाते हैं। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। सीमा चुटकी से बोलती है, बेटा, दादाजी कमरे से बाहर नहीं आए हैं। जरा तू जाकर देख तो कि दादाजी अभी तक क्यों नहीं उठे हैं। उन्हें जगाकर बाहर ले आ और तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं अभी दादाजी को बाहर लेकर आती हूँ। चुटकी दादाजी के कमरे में जाती है और जाकर देखती है दादाजी आंखें बंद करके सो रहे हैं। चुटकी उनको जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं जगते हैं। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते। सुबह उठना अच्छा होता है। दादाजी, उठो ना दादाजी। जब चुटकी के बहुत उठाने पर भी उसके दादाजी नहीं उठते हैं, तो वह बाहर जाकर अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी, मैंने दादाजी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं रहे हैं। सीमा ने जब कमरे में जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि उनका देहांत हो चुका था। रामू ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। रामू जब कमरे में बैठा होता बहुत दुखी होता। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आती है। सीमा, ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। मुझे इस कमरे को देखकर पिताजी की बहुत याद आती है। ठीक है, इस कमरे को बंद कर दूंगी। रामू के पिताजी के देहांत को लगभग 1 महीना हो गया था। अभी भी हालात वैसे के वैसे ही थे। रामू कठिनाइयों से जूझ रहा था। एक दिन रामू अपनी पत्नी सीमा से बोला, मुझे लकड़ी बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन रामू अपने लिए काम ढूंढने निकलता है। वह कई जगह काम ढूंढता, लेकिन उसको कहीं काम नहीं मिलता। वह अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे भीमा दिखाई देता है, जो एक दुकान पर बैठा हुआ था। भीमा ने जैसे ही रामू को देखा तो उसने आवाज लगाई, तुम्हें क्या बताऊं भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। कोई फायदा नहीं रहा, इसलिए मैंने भी लकड़ियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है भीमा भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रामू घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, सीमा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर में अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहे तो मैं आपको बताऊं। हाँ सीमा, क्या तरकीब है, बताओ। गांव में कोई भी अच्छी कचौरी बनाने की दुकान नहीं। आपकी कचौरी बहुत बिकेंगी, बस हमें कोशिश करने की देर है। अगर आप कहे तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगी या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता सीमा, लेकिन ठीक है, तुम मुझे कचौड़ियां बनाकर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूं। लेकिन सीमा, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास कचौरी की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम कचौरी की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, आपने बिल्कुल पते की बात कही। फिर सीमा थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है, जी, आपको याद, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब माँ जी ने मुझे सोने का एक हार दिया था। वह ऐसे का ऐसा रखा है, ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से कचौरी की दुकान शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं सीमा, माँ की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। उस हार में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वह तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारी बेटी के बारे में भी तो सोचना है, और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वह आपके काम आ जाए। और इसी तरह सीमा जिद करके अपना हार बेचने के लिए दे देती है। रामू हार बेचकर कचौरी के लिए तेल, आलू की बोरी, मिर्च, मसाले सब ले आता है। सीमा से कहता है, देखो सीमा, मैं सारा सामान ले आया हूं।
बस तुम मुझे कचौरी बनाकर दे दो और मैं कल जाकर बेचता हूं। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूं। रामू ठेला लेने चला जाता है और सीमा सारे सामान से कचौरियां बना देती है। इधर रामू ने अपनी कचौरी की दुकान जमाई और आवाज लगाने लगा, एक बार खाकर देखो मेरी गर्मा गर्म स्वादिष्ट कचौरियां। लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरी कचौरियां कोई खा ही नहीं रहा, बस 1-2 ग्राहक आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अभी भी रामू की दुकान का वही हाल है। एक दिन रामू शाम को घर आया और बोला, आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। उसके बाद रामू को नींद आ गई और रामू के पिता उससे कह रहे थे, रामू बेटा मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। भगवान के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। तुम ऐसा करो कि कचौरियों का सामान यहां लाकर रखो और देखना तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी। तुम्हारी कचौरियों की बोरी से आलू कभी खत्म नहीं होंगे। रामू ने सारा बचा हुआ सामान ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन जब रामू ने कचौरी की दुकान लगाई, एकदम से उसकी कचौरी की दुकान पर कचौरी खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक रामू की सारी कचौरी खत्म हो गई। रामू बहुत खुशी से घर आया और सीमा से बोला, सीमा, यह सब पिताजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। जी, यह सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और अब रामू ने ठेले की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था, जहां पर कचौरियों के साथ साथ जलेबी, मीठी दही और बहुत सारी चीज मिलती है। दुकान दिन पर दिन मशहूर होती जा रही थी। कचौरियां कम पड़ गई थी। रामू बहुत खुश हो गया। आलू की बोरी तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वह समझ गए थे कि इसके पीछे उनके पिता का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। रामू की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी। रामू को पता नहीं था, लेकिन आते जाते भीमा रामू के चलती हुई दुकान से जल रहा था। एक दिन भीमा अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस रामू के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने कचौरी की दुकान क्या खोली? यह तो पैसे छाप रहा है। इसकी कचौरी की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है। समझ नहीं आता लोगों को इसकी कचौरी क्यों पसंद आ रही है। चलो, आज मैं भी एक खाकर देखता हूं। भीमा रामू की दुकान पर जाता है और रामू से कहता है, भाई, मेरे लिए भी 2 कचौरियां लगा देना। हाँ हाँ भीमा भाई, क्यों नहीं। उसने कचौरियां खाई और मन ही मन बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं है। ऐसा मौसम है, जरूर कोई जादू टोटका कर रहा है जिसकी वजह से इसकी कचौरियां इतनी बिक रही हैं। और ऐसा सोचकर भीमा वहां से चला गया। लगभग 1 साल बीत गया था। आसपास के गांव के लोग भी उसके यहाँ कचौरी, जलेबी और दूसरी तरह के पकवान खाने आया करते, लेकिन यह बात भीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन भीमा रामू के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने रामू को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वह खिड़की में छुप कर सुनने लगा। सीमा, अगर इस कोठरी में पिताजी का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीज रखने से वह खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब पिताजी के आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का फल है। भीमा अपने मन ही मन में बोला कि यह है, इसकी कामयाबी का राज है। इसी कारण कामयाब हो रहा है। तो ठीक है, मैं अभी इसके घर में आग लगा देता हूं ना। कोठरी रहेगी और ना ही रामू कामयाब होगा। अगले दिन चोरी से भीमा ने रामू की झोपड़ी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। रामू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाहर आया। तब तक सारे गांव वाले वहां आ गए। मुखिया जी रामू के पास आए और बोले, तुम्हारा सारा घर जल गया है। अभी तुम मेरे घर चलो और सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी रामू को लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन सरपंच कहीं घूमने के लिए बाहर चला गया। जब वह घूमकर घर आया तो रामू से बोला,
अरे भाई, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उस पंचायत में आओ, मैं वही बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। हाँ रीना मौसी, जरा बताओ तो कि आपने क्या देखा था, किसने रामू के घर में आग लगाई थी। अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं सीमा के घर से लेने चली जाती हूँ। कल रात मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था तो मैं आटा लेने सीमा के घर गई थी, तो मैंने देखा कि भीमा अपने हाथों से मिट्टी का तेल रामू के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उसने पलट कर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वह भीमा ही था। क्या भाई भीमा, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठेगा? तुम माफी के लायक नहीं हो भीमा, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये मेरा दोस्त है। मैं मानता हूं कि उसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं। बात मेरे घर को जलाने की है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहां पर नया घर बना लूंगा और फिर अपने पिताजी की कोठरी को फिर से बना दूंगा। इस तरह रामू ने अपने दोस्त को माफ किया और अपनी मेहनत से जल्दी एक बड़ा सा मकान बना लिया और अपने पिताजी की कोठरी भी फिर से बना दी और बाद में भीमा को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह गरीब कचौरी वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार